बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का सेकंड लेक्चर, जिसका टॉपिक हम देखेंगे ऑस्मोरेगुलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, अब हम वन बाय वन उन सारी तहों को अनफोल्ड करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली एक्सप्लेनेशन जो हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन है क्या? मेंटेनेंस ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन विद इन द बॉडी एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इससे क्या मुराद है कि बाहर के माहौल में बहुत सारी तब्दीलियां अगर सोल्यूट या सॉल्वेंट में आ रही हैं, तो उसके लिहाज से सेल अपने अंदर क्या एडजस्टमेंट्स करता है, इसको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। अब स्टूडेंट, सबसे पहले याद रखने वाली बात तो ये है, वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसी चीज को हम सबसे पहले यहां पे मेंशन कर लेते हैं। वाटर इज सॉल्वेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सोल्यूट्स इनसाइड द सेल। ऑलराइट, अगर पानी सॉल्वेंट है तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारे सोल्यूट्स को ये अपने अंदर हल कर सकता है, इसी वजह से इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब पानी की मूवमेंट इनटू द सेल और आउट ऑफ द सेल चलती रहती है, लेकिन किस बुनियाद पे चलती है, उसके लिए स्टूडेंट्स हम तीन फैक्टर्स, तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी स्टडी करेंगे कि सेल को एनवायरनमेंट के लिहाज से तीन डिफरेंट टाइप्स का सामना करना पड़ सकता है, यानी तीन मुख्तलिफ इकसाम के सॉल्यूशंस ऐसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर सेल अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। तो वो कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं, इसके लिए हम वन बाय वन इसको लिख लेते हैं यहां पे। द फर्स्ट वन आर हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ऑलराइट, फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, और फिर उसके बाद आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि ये वर्ड जो आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं, बुनियादी तौर पे दो अलग-अलग हिस्सों पे मुश्तमिल हैं। हाइपर ज्यादा यानी इंक्रीज्ड वैल्यू, हाइपो कम यानी कि डिक्रीज्ड या लो वैल्यू, और आइसो का मतलब सेम, एक जैसे। फिर उसके बाद तीनों में एक टर्म कॉमन लिखी हुई है, टॉनिक। ऑलराइट, टॉनिक टॉनिसिटी यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को यहां पे प्रेजेंट कर रही है। अब इसकी बुनियाद पे अगर हम क्लासिफाई करना चाहें डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को जिनका सेल को सामना करना पड़ता है, तो इसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब भी करते हैं और साथ साथ डिफाइन भी कर लेते हैं फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहां पे हमने लिखा हुआ था हाइपोटोनिक। ऑलराइट, अब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट को हम सबसे पहले नंबर पे तो ये बात याद रखेंगे कि हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं और इसको हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। इसको स्टूडेंट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, क्योंकि आमतौर पे जब स्टूडेंट्स इसको मेंशन कर रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, तो उस वक्त एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने जब इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे फोकस कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला ये डेफिनेशन आपको याद रहेगी। अब अगर हम इसको आसान तरीन अल्फाज में डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं लो और डाइल्यूट एक्सटर्नल सॉल्यूशन। ऑलराइट, लो कॉन्सेंट्रेशन को मेंशन करने के लिए मैंने स्टूडेंट्स यहां पे मेंशन किया है, और उसके आगे डाइल्यूट एक्सटर्नल सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब इससे क्या मुराद है कि हम सेल के अंदरूनी माहौल के साथ कंपेयर कर रहे हैं बैरूनी माहौल को, और दरमियान में बैरियर कौन है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑलराइट, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो आपकी आसानी के लिए स्टूडेंट्स में यहां पे डेफिनेशन मेंशन कर रहा हूं। द कंडीशन in which solute concentration is low, और इसी की मुनासबत से हम ये भी लिख सकते हैं concentration of water is high in external environment or external solution
as compared to internal concentration of the cell. Alright students, ऐसी कंडीशन जिसमें बाहर वाले एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन हाई है और सोल्यूट की कंसंट्रेशन लो है, तो सोल्यूट की कंसंट्रेशन के लिहाज से ही तो इसको हमने कहा हाइपोटोनिक. ऑलराइट, सो द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज लो एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई. अब इसकी वजह से आपके जहन में कुछ तो आना चाहिए कि वाटर की मूवमेंट इनटू द सेल होगी या आउट ऑफ द सेल होनी चाहिए. जब बाहर पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, तो इसका मतलब यह है कि वाटर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन. ऑलराइट, तो पानी बाहर से अंदर मूव करने की कोशिश करेगा. इसके लिए स्टूडेंट्स हम मेंशन कर लेते हैं यहां पे वाटर will move into the cell. अब सवाल ये पैदा होता है कि सेल तो अपने होम्योस्टैटिक सिस्टम को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, तो सेल की शेप के ऊपर भी कोई फर्क आएगा? यस, the cell will become turgid. Alright, पानी को अपटेक करने के बाद, चूंकि बाहर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा थी, अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम थी, तो पानी बाहर से अंदर मूव करके आ गया. इसकी मूवमेंट की वजह से क्या नजर आएगा कि सेल आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो जाएगा. टर्जिडिटी की टर्म स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं प्लांट सेल्स के लिए, लेकिन आप याद रखिएगा कि स्वेल्स अप और टर्जिडिटी, इसका मतलब यह है कि सेल ने पानी को जज़ब कर लिया है, पानी को अपटेक कर लिया है और अब सेल अपने नॉर्मल वॉल्यूम की निस्बत वॉल्यूम में इजाफा कर चुका हुआ है. ऑलराइट, और ये किस तरह के एनवायरनमेंट में पॉसिबल है? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में जब सेल को रखा जाएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये थी पहली डेफिनेशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के लिहाज से. दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? हाइपरटोनिक. ऑलराइट, सो द सेकंड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. जी स्टूडेंट्स, हाइपर, इंक्रीज्ड और अबव, इसका मतलब क्या है कि यहां पे सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज हायर एज कंपेयर टू द इनर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल. तो इसी चीज को हम पहले एक छोटी डेफिनेशन और फिर उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लेते हैं. हाई कॉन्सेंट्रेशन, ऑलराइट, और मोर concentrated environment. Alright, कौन सा environment? External environment. Alright students, इसका मतलब क्या है कि हाइपरटोनिक की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंसंट्रेशन ज्यादा है. इसी को अगर डिफाइन करें तो हम किस तरह से लिख सकते हैं? इन दिस कंडीशन external environment has high concentration of solutes. अगर solutes की high concentration है तो इसके लिहाज से low concentration of water as compared to internal environment of cell. Alright students, अब इस केस में हमें पता चला कि बाहर पानी कम हो गया, सोल्यूट्स ज्यादा हो गए, और सेल के अंदर सोल्यूट्स कम है और पानी ज्यादा है, तो फिर मूव कौन करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, अब इसी वजह से ऑस्मो रेगुलेशन, इसको हमने कहा ऑस्मोसिस की मुनासबत से, वाटर मॉलिक्यूल्स विल मूव फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. अब क्या होना चाहिए इस केस में? द वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल. Water will move
out of the cell. Alright, इसकी वजह से क्या होगा? The cell will shrink. इस मर्तबा सेल पिचकना शुरू हो जाएगा और इसी कंडीशन को हम फ्लैसिड कंडीशन भी कहते हैं with regard of the plant cells. Alright, इसका मतलब क्या है कि अब जब सेल के अंदर पानी ज्यादा था और बाहर वाले एनवायरनमेंट में पानी कम था तो पानी अंदर से बाहर चला जाएगा और सेल जो पहले की निस्बत उसकी शेप चेंज हो जाएगी और वो श्रिंक होता हुआ नजर आएगा. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह जो थर्ड कंडीशन हमने मेंशन करनी है दैट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या है कि इनसाइड द सेल एंड द आउटसाइड द सेल दे आर सेम. ओके, यहां पे सोल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन एक ही जैसी नजर आएगी. इसी को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आर सेम inside and outside the cell. All right students, इससे क्या मुराद है कि इंटरनल जो सॉल्यूशन है सेल का और एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो है सेल का, दोनों में सोल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन एक ही जैसी है. अब इसके लिहाज से अगर हम देखें तो हम इसको अगला पॉइंट जो ऐड कर सकते हैं इसके साथ वो क्या है? नेट गेन and loss of solute and solvent is same. All right, और फिर आखिरी बात, no change in shape of the cell. All right students, अब ये तीनों कंडीशंस हमने यहां पे मेंशन कर दी हैं. इससे क्या मुराद है, अब इसको जरा समझिएगा कि ये जो तीनों तरह की कंडीशंस हैं ये सेल्स को नॉर्मल रूटीन में फेस करनी पड़ती हैं. अब इसकी वजह से सेल या तो बहुत ज्यादा फूल रहे हैं या फिर सेल श्रिंक हो रहे हैं या फिर सेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनवायरनमेंट को हर वक्त होम्योस्टैटिक सिस्टम के थ्रू नैरो फ्लक्चुएशंस में रखने की कोशिश करता है सेल, ताकि ज्यादा से ज्यादा देर के लिए सर्वाइवल पॉसिबल हो सके. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो हमने ऐड करना है दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स. इसकी डिटेल्स देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट osmoregulation in plants. जी स्टूडेंट्स, प्लांट्स और ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसका मतलब यह है कि इन्होंने भी कोई ना कोई तो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म डेवलप किया होगा ताकि अपने अंदर वाटर और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट किया जा सके. उसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि पौधे किस तरह के हैबिटेट्स में जिंदा रहते हैं. उसके लिए तीन ग्रुप्स हम बना लेते हैं. सबसे पहले नंबर पे प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी जब अवेलेबल होता है तो हम कहते हैं दैट इज एक्वेटिक एनवायरनमेंट. फिर अगर मॉडरेट एनवायरनमेंट में है यानी कि पानी अवेलेबल है भी और कभी हो सकता है बिल्कुल भी अवेलेबल ना हो, और फिर यह भी है कि सीवियरली ड्राई कंडीशंस आ जाएं. ऑलराइट, इसका मतलब यह है कि अगर हम जमीन की तरफ एक नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि पौधे उस जगह पे भी मौजूद हैं जहां पे नदी नालियां वगैरह हैं. ओके, इसी तरह पौधे उस जगह पे भी मौजूद हैं जहां पे हम ज्यादातर रहना पसंद करते हैं कि मॉडरेट एनवायरनमेंट हो, ना बहुत ज्यादा खुश्की हो और ना ही बहुत ज्यादा पानी हो. फिर इसी तरह पौधे हमें सहराओं में भी नजर आते हैं, पहाड़ों के ऊपर भी नजर आते हैं. तो इसका मतलब यह है कि हर तरह की वाटर अवेलेबिलिटी वाली कंडीशन में प्लांट्स कैन सर्वाइव. ऑलराइट, फिर वो क्लासिफिकेशन की एक अलग बात है कि जिम्नोस्पर्म्स हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बट they can exist in a vast diversity of habitats. Alright, तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स याद रखेंगे हम कि वो पौधे जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उनको हम कहेंगे हाइड्रोफाइट्स. ऑलराइट, फाइट्स प्लांट्स और हाइड्रो पानी वाले. मॉडरेट एनवायरनमेंट में पाए जाने वाले मीजोफाइट्स.
ऑलराइट, इससे मिलती जुलती कुछ टर्म्स आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, मीजोग्लिया वगैरह की तरह की। इससे क्या मुराद होता है? दरमियाने। ओके, फिर उसके बाद जो बहुत ज्यादा खुश्क एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहे हैं इनको हम कहते हैं जीरोफाइट्स, क्योंकि बिल्कुल ही पानी की कमी हो जाए, वाटर स्कार्सिटी या ड्राउट वाली कंडीशन हो, तो उसको हम जीरिक कंडीशन कहते हैं। तो इसी बुनियाद पे हमने पौधों को भी जीरोफाइट्स कहना शुरू कर दिया। ऑलराइट, इन प्लांट्स ने अपने आप को किस तरह से अडॉप्ट किया है कि वो इस तरह के एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स इनकी एडेप्टेशंस वन बाय वन आप याद रखिएगा। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे हाइड्रोफाइट्स को। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो बहुत ज्यादा वाटर की अवेलेबिलिटी में भी अपने सर्वाइवल को पॉसिबल बनाए हुए हैं। ऑलराइट, इसमें याद रखने वाली बात स्टूडेंट्स ये है कि ये टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि अगर सिर्फ हाइड्रोफाइट्स, सिर्फ मीजोफाइट्स या सिर्फ जीरोफाइट्स की एडेप्टेशंस पूछ ली जाएं तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये एक सुटेबल टॉपिक बन सकता है, और अगर सारा कुछ मिला के आ जाए तो फिर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का। इसमें से अब जो एडेप्टेशंस आपने याद रखनी है उनको मैं यहां पे एनलिस्ट कर रहा हूं शॉर्ट फॉर्म के अंदर, कि हाइड्रोफाइट्स ने सबसे पहले तो अपने आप को एडेप्ट किया इन वाटर फ्लडिंग। ऑलराइट, इससे क्या मुराद है कि इन पौधों ने चूंकि रहना ही पानी के अंदर है और पानी की जरूरत से ज्यादा अवेलेबिलिटी है, तो इस तरह की कंडीशन को हम कहेंगे फ्लडेड कंडीशन। ओके, तो फिर अगर यहां पे सरवाइव कर रहे हैं तो बाकी पौधों की तरह इनको पानी कंजर्व नहीं करना, पानी बचाना नहीं है, बल्कि पानी से छुटकारा हासिल करना है। तो जरूरत से ज्यादा जो पानी आ रहा है उसे किस किस तरीके से छुटकारा हासिल किया जाता है, उसके लिए स्टूडेंट्स पहली एडेप्टेशन जो आप याद रखेंगे दैट इज leaf lamina is broad to increase surface area for loss of excessive water. Alright, इससे क्या मुराद है? पत्ते जो हैं वो काफी बड़े बड़े बना दिए हुए अल्लाह ताला ने, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को एक्सपोज करें और ज्यादा से ज्यादा पानी को ट्रांसपायर कर सकें। ऑलराइट, फिर इसी तरह अगर आपको याद हो तो वाटर की ट्रांसपायरेशन के लिए या गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स के पास स्पेशलाइज्ड अपर्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। ओके, जो गार्डेड ओपनिंग्स हैं। उसके अंदर भी एक और एडेप्टेशन हमें यहां पे नजर आ रही है, और ये क्या है? स्टोमेटा present on upper epidermis to increase rate of transpiration. Alright students, अब ये पौधे क्या कर रहे हैं कि स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे भी अल्लाह ताला ने इनको दे दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टोमेटा ओपन होंगे और वो पानी जो रूट से ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं या एक्वेटिक एनवायरनमेंट में चूंकि वैसे ही बहुत ज्यादा मौजूद है, तो उस पानी को सिस्टम के अंदर से फौरी तौर पे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाए बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ऑलराइट, फिर उसके बाद एक और एडिशनल चीज स्टूडेंट्स मैं यहां पे बताता चलूं कि दीज प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक ग्रुप्स। ओके, ऐसे पौधे भी हैं जिनको हम कहते हैं इमर्जेंट प्लांट्स, फिर कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो सबमर्ज्ड होते हैं। ओके, और फिर इसी तरह कुछ ऐसे पौधे हैं जो सिर्फ सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। अगर एग्जांपल्स की हम बात करें तो आप एमसीक्यूज के लिए एग्जांपल्स जो याद रखेंगे वो हैं, एक तो आपका जाना पहचाना वाटर लिली, ऑलराइट, और दूसरा एक और पौधा है जिसे हम कहते हैं पेस्टिया या इसका कॉमन नेम वाटर कैबेज। ऑलराइट, गोभी की तरह के पत्तों की तरह इसके लीव्स हमें नजर आते हैं, लेकिन है क्या? हाइड्रोफाइट, तो इसका मतलब पानी में पाया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये एडेप्टेशंस आप याद रखेंगे हाइड्रोफाइट्स के लिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है दे आर मीजोफाइट्स, और मीजोफाइट्स को हम स्टार्ट करते हैं बोर्ड 1 से। ऑलराइट, नेक्स्ट ग्रुप इज मीजोफाइट्स।
मीजोफाइट्स ऐसे पौधे जो मॉडरेट अवेलेबिलिटी में गुजारा कर रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह है कि इस तरह के पौधे जिनको वाटर मिल भी जाता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी है कि कुछ दिनों तक वाटर अवेलेबल ना हो। इनके अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशंस हैं इसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले तो इनकी जो प्राइमरी प्रॉपर्टी है, मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टोमेटा remain open on lower epidermis. All right students, अब यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोफाइट्स में अपर एपिडर्मिस के ऊपर भी स्टोमेटा मौजूद थे ताकि पानी को ज्यादा से ज्यादा खारिज किया जा सके, क्योंकि वहां पे पानी जरूरत से ज्यादा था। लेकिन यहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी चूंकि पहले की निस्बत कम है तो स्टोमेटा को ओपन रखा जाता है, बट यहां पे कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। किस तरह के एनवायरनमेंट में? इन इंक्रीज्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर टू प्रमोट वाटर लॉस। अगर पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ चुकी हुई है तो उस सूरत में स्टोमेटा को ज्यादा देर ओपन रखा जाएगा ताकि जो सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर या पूरी बॉडी के अंदर जरूरत से ज्यादा पानी आ चुका हुआ है उसको एवेपोरेट या ट्रांसपायर कर दिया जाए। और ऑन द अदर साइड इसी चीज को इनवर्स भी किया जा सकता है। स्टोमेटा आर क्लोज्ड in restricted supply of water. All right students, और एग्जाम्पल्स में हम कौन से पौधे शामिल करें? वो पौधे जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। आप कोई भी फलदार पौधा लिख देंगे, कोई फूलदार पौधा लिख देंगे तो वो इसके अंदर परफेक्टली फिट हो सकता है। All right students, रोज और मैंगो वगैरह मैंने यहां पे लिख दिए हैं। अब ये वो पौधे हैं जो पानी को बचा रहे हैं जब पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन जब पानी जरूरत से ज्यादा आ जाए इनके पास तो फिर ये उनको ज्यादा देर उस पानी को ज्यादा देर स्टोर नहीं करते बल्कि ट्रांसपायर कर देते हैं ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट को बैलेंस रखा जा सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दीज आर मीजोफाइट्स, द सेकंड टाइप ऑफ द ग्रुप। फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप हमारे पास आ रहा है, दे आर जीरोफाइट्स। ऑलराइट, जीरोफाइट्स ऐसे पौधे जो इंतहाई ड्राई कंडीशंस में गुजारा करने के काबिल हैं। इनके अंदर कौन कौन सी एडेप्टेशंस अल्लाह ताला ने दी हुई हैं इनको भी एनलिस्ट कर लेते हैं। ओके, जीरोफाइट्स, जीरिक कंडीशंस में गुजारा करने वाले पौधे। सबसे पहली चीज तो वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी लो। ऑलराइट, चांसेस ही बहुत कम हैं कि पानी अवेलेबल हो सके यहां पे। ओके, इसके लिए हम इंतहाई डेजर्टिफाइड कंडीशंस का रेफरेंस यूज करते हैं कि जहां पे बड़ी ही मुश्किल से काफी अरसे के बाद जाके कहीं बारिश होती है और उसी बारिश की बुनियाद पे ये पौधे कई कई महीने जिंदा रहने के काबिल हो जाते हैं। ऑलराइट, इसमें स्टूडेंट्स कौन कौन से फीचर्स या कौन कौन सी एडेप्टेशंस हमें नजर आती हैं इनको वन बाय वन हम लिख लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे चूंकि लीव्स का ही कंपैरिजन चल रहा है तो हम यहां पे लिखेंगे leaves are protected by thick, waxy, leathery cuticle. All right, अब इनके अंदर जो पत्ते हैं या तो उनका साइज बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाता है, छोटे हो जाते हैं, और फिर उसके साथ एक एडिशनल चीज यहां पे हमें नजर आ रही है और वो क्या है, टफ किस्म की वैक्सी क्यूटिकल दे दी गई है जो कि इंतहाई हाइड्रोफोबिक है। इसका मतलब क्या है कि अंदर से पानी को बाहर जाने से कंप्लीटली बैरियर लगा दिया गया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया ताकि पानी अंदर से खारिज हो ही ना सके किसी भी सूरत में। ऑलराइट,
फिर इसी के साथ स्टूडेंट्स समटाइम्स हमें यह भी नजर आता है कैक्टाई, ओके, कैक्टस की जमा, shed their leaves in extremely dry season. ऑलराइट, जब बहुत ज्यादा गर्मी वाला मौसम हो, यानी कि पता हो कि वाटर की अवेलेबिलिटी है ही ना होने के बराबर, तो उस सूरत में क्या किया जाता है, कैक्टस वगैरह की तरह के पौधे ये अपने पत्तों को झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब लीव्स रहेंगे ही नहीं तो ट्रांसपिरेशन रेट ऑलमोस्ट 0 पे चला जाएगा, तो इसकी वजह से अंदर से पानी का इखराज ना होने के बराबर हो जाएगा। फिर इसी के साथ एक और एडेप्टेशन ऐड करते हैं, और वो क्या, लीव्स are modified into spines. Alright? बाज़ औक़ात पत्तों को मुकम्मल तौर पे मॉडिफाई होते हुए देखा गया है कि इनकी बजाय कांटे बनना शुरू हो जाएं, सरफेस एरिया भी रिड्यूस हो जाए और साथ ही साथ स्टोमेटा वगैरह होंगे ही नहीं, तो ट्रांसपायरेशन भी नहीं रहेगी। लेकिन जब पत्ते नहीं हैं तो फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है, स्टेम इटसेल्फ। स्टेम इज फोटोसिंथेटिक, ग्रीन स्टेम होता है, कैक्टस वगैरह को आपने देखा होगा। ऑलराइट, और फिर उसके साथ एक और टर्म स्टूडेंट्स यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, सक्यूलेंट स्टेम। ऑलराइट, सक्यूलेंट स्टेम से क्या मुराद है कि जब कभी भी बारिश हो, कोई भी मौसमी बरसात वगैरह किस्म की बारिश हो जाए, तो उस सूरत में क्या किया जाता है कि ये स्टेम अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। तो वो स्टेम्स जो पानी को स्टोर करने की सलाहियत रखते हैं उनको हम कहते हैं सक्यूलेंट स्टेम्स। और एलोवेरा वगैरह या कैक्टस वगैरह इसकी बेहतरीन मिसालें हैं कि अगर आप उनके ऊपर से थोड़ी सी पील वगैरह उसका छिलका उतार के देखें अंदर से, तो आपको जेल नजर आता है। ऑलराइट, वो जेल बुनियादी तौर पे क्या है कि एक्सट्रीमली ड्राई या वाटर ड्राउट कंडीशंस में पौधे ने अपने लिए जो पानी स्टोर किया हुआ था वो उसमें आपको जेल की फॉर्म में नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो ज़ीरोफाइट्स के अंदर ये सब एडेप्टेशंस हैं। फिर इसके साथ ही साथ जब पौधों के अंदर स्टोमेटा मौजूद होंगे ऑन द लीव्स, उस सूरत में एक और एडेप्टेबिलिटी इनके पास है, और वो स्टूडेंट्स जरा डिफरेंट है। इसको मैं लिख रहा हूं यहां पे संकन स्टोमेटा। ऑलराइट, नाउ व्हाट आर द संकन स्टोमेटा? स्टोमेटा प्रेजेंट इन डिप्रेशंस। ऑलराइट, स्टोमेटा मौजूद हैं अगर, तो वो सरफेस के ऊपर नहीं होंगे, जैसे हमने पिछले ग्रुप्स में पढ़ा कि या तो स्टोमेटा अपर एपिडर्मिस पे हैं या लोअर एपिडर्मिस के ऊपर हैं। यहां पे स्टोमेटा एपिडर्मिस की बजाय थोड़े से और डीप चले गए हैं ताकि सतह के ऊपर नहीं होंगे, तो वाटर लॉस के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा, तो पानी का इखराज भी रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाएगा, पानी जाया होने से बचा लिया जाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसकी मिसालों में आप याद रख सकते हैं एलोवेरा और कैक्टस को। सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स ऑस्मो रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमने पौधों को डिवाइड किया हुआ है। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।